अध्याय 16 इंग्लैंड में उदारवाद का उदय। 1815 ईस्वी में इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और चारों ओर अव्यवस्था व असंतोष का वातावरण व्याप्त था। प्रसिद्ध इतिहासकार रैमजे मेयर ने भी तत्कालीन इंग्लैंड की स्थिति की ओर संकेत करते हुए लिखा है, इंग्लैंड के इतिहास में शायद कभी भी सामाजिक तथा राजनीतिक संकट इतना गंभीर रहा था या आर्थिक संकट इतना व्याप्त था जितना कि 1815 ईस्वी की शांति के बाद कुछ वर्षों में। इस असंतोष और व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने दमन और सुधारों की नीति का अवलंबन किया। 1822 तक सरकार ने दमन की नीति को अपनाकर शांति और व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, किंतु कालांतर में सुधारों के द्वारा सरकार ने अपने मंतव्य को हस्तगत करने का प्रयास किया। सुधारों के लिए इंग्लैंड में आंदोलन तो पर्याप्त समय से चल रहा था, किंतु उसे विशेष गति लॉर्ड ग्रे के प्रधानमंत्रित्व काल में प्राप्त हुई थी। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजक्रांति के फलस्वरूप अंग्रेज जनता भी अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई और संसदीय सुधारों की मांग करने लगी थी। सुधार आंदोलन के कारण 1832 ईस्वी में जनता की अत्यधिक मांग पर सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। 1. प्रतिनिधित्व संबंधी। प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में सीटों का वितरण अनुचित था। प्रतिनिधित्व का आधार न तो क्षेत्रफल था और न ही जनसंख्या। हर एक काउंटी और बरो से 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाने की परंपरा थी। ऐसे बरों से भी 2 प्रतिनिधि भेजे जाते थे जिनमें ना तो जनसंख्या थी और ना ही जिनका अस्तित्व शेष था। ओल्ड सारम और डचिच से भी 2-2 सदस्य लोकसभा में भेजे जाते थे, यद्यपि उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। इसके साथ मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल आदि बड़े बड़े नगरों से कोई भी प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं जाता था। इस विषमता के कारण जनसाधारण में असंतोष था। 1921 की ब्लैक बुक में कॉमन्स सभा के संबंध में उल्लिखित है कि कॉमन्स सभा एक अवैधानिक और मूर्खता पर आधारित भ्रष्ट सभा है, जिसका गठन जनसंख्या या बुद्धिमत्ता अथवा संपत्ति के आधार पर नहीं किया गया है। लोकसभा में काउंटी की तुलना में बरों के सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण लोकसभा में उनकी प्रधानता रहती थी तथा बरों में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। पृष्ठ 170। उस समय 3 प्रकार के बरो विद्यमान थे। नंबर 1, स्वतंत्र बरो। यहाँ के मतदाताओं को मतदान की पूर्ण स्वतंत्रता थी, किंतु इनकी संख्या अत्यंत न्यून थी। नंबर 2, पॉकेट बरो। यहाँ के प्रतिनिधियों की नियुक्ति स्थानीय जमींदारों व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा की जाती थी और वे इनके मतों का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करते थे। नंबर 3, रॉटन बरो। यहाँ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। संख्या में अत्यंत न्यून होने के कारण धनवान व्यक्ति इनके मतों को क्रय कर लेते थे। अतः मेरियट ने लॉर्ड सभा की तत्कालीन स्थिति के संबंध में उचित ही लिखा है। 1688 से 1832 ईस्वी के मध्य लॉर्ड सभा प्रधान नहीं थी, किंतु लॉर्ड प्रधान थे। 2. मताधिकार संबंधी। इसी प्रकार मतदान प्रणाली में भी कई दोष थे। मतदान में धन संबंधी शर्त लगी होने के कारण केवल धनवान व्यक्ति को ही मताधिकार प्राप्त था। 1832 के सुधार आंदोलन अधिनियम से पूर्व केवल 30,000 व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि उस समय कुल जनसंख्या 14 लाख थी। तत्कालीन मतदान प्रणाली में भी अनेक जटिलताएं थीं। काउंटी और बरों में मतदान व्यवस्था भिन्न भिन्न थी। कुछ बरों में स्कॉट और लॉट नामक कर अदा करने वाले लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। काउंटियों के उन स्वतंत्र भूस्वामियों को मतदान का अधिकार प्राप्त था जो 40 शिलिंग प्रति वर्ष लगान राजकोष में जमा कराने वाली भूमि के मालिक थे, किंतु कॉपी होल्डरों, पट्टेदारों और किसानों को धनवान होने पर भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। आयरलैंड व स्कॉटलैंड में भी इसी प्रकार की मताधिकार की प्रणाली का प्रचलन था। निर्वाचन में जमींदारों और सामंतों का प्रभुत्व रहता था। स्कॉटलैंड में कुल जनसंख्या 2 लाख थी, किंतु मतदान का अधिकार केवल 4,000 लोगों का था तथा इन सब पर 150 जमींदारों का अधिकार था। 3. अन्य दोष। उपर्युक्त त्रुटियों के अतिरिक्त संसदीय सुधार अधिनियम में निम्नलिखित अन्य दोष भी थे। नंबर 1, मतों का क्रय विक्रय होता था और संसद सदस्यों का पक्ष भी धन देकर प्राप्त किया जा सकता था। 2, संसद सदस्यों को वेतन न दिए जाने के कारण उसका ईमानदार बने रहना कठिन था। 3, गुप्त मतदान की व्यवस्था न होने के कारण प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित किया जाता था। 4, चुनाव पर अत्यधिक धन व्यय किया जाता था।
5. संसद का सदस्य होना लगभग लाभप्रद ही समझा जाता था, क्योंकि राजा और उसके मंत्री सदैव मंत्रियों को घूस देने के लिए तत्पर रहते थे। 6. लोकसभा की अवधि 7 वर्ष की होना उचित नहीं था। 1832 का सुधार अधिनियम। 1766 ईस्वी में रॉटनबरो के बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए चैथम ने काउंटी के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उसे अपने मंतव्य में सफलता नहीं मिली। पृष्ठ 171। जॉन विल्किंस के सुधारों के लिए एक विधेयक का मसविदा भी बनाया गया, किंतु संसद सुधारों की विरोधी थी। फ्रांस की राजक्रांति के रक्तम स्वरूप के कारण इंग्लैंड की जनता की भावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और वे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी होते जा रहे थे। नेपोलियन के भयंकर युद्धों ने भी सुधारों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की। 1820 के बाद सुधारों के क्षेत्र में पुनः प्रगति हुई। इस क्षेत्र में रॉबर्ट ओवेन, कोबेट और हस्किंसन का योगदान निश्चय ही सराहनीय रहा। सुधारों की मांग की जो प्रक्रिया 1820 में प्रारंभ हुई, 1830 से 31 आते आते उसने और अधिक जोर पकड़ा, जिसमें प्रसिद्ध दार्शनिक बेंथम, जेम्स मिल, स्टुअर्ट मिल, ह्यूम ने अपने विचारों से गति प्रदान की। 1832 के सुधार अधिनियम को पारित कराने में संघों ने विशिष्ट भूमिका अदा की। स्थान स्थान पर सुधार समितियां गठित की गईं, जिन्होंने ये प्रचार किया कि राजनीतिक सुधारों के माध्यम से ही जनसाधारण की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस संदर्भ में बर्मिंघम की समिति ने उल्लेखनीय सेवाएं की और संसदीय सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रसिद्ध इतिहासकार रैमजे मेयोर ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, लंदन में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी सभाएं की गईं, जिनमें हजारों व्यक्तियों ने भाग लिया। बर्मिंघम में भी राजनीतिक सभाएं आयोजित की गईं और उत्तरी इंग्लैंड में हड़तालें छूत की बीमारी की तरह फैल गईं। 1830 में फ्रांस में चार्ल्स दशम शासक था। उनकी निरंकुशता के कारण जनता ने उसके विरुद्ध क्रांति कर दी और आर्लिया वंश के राजकुमार लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी पर बैठाया। फ्रांस में ये राजवंश का परिवर्तन संवैधानिकता की विजय का प्रतीक था, जिसने इंग्लैंड पर अत्यधिक प्रभाव डाला। वे अंग्रेज जो 1789 की राजक्रांति के विरोधी थे, 1830 की क्रांति के समर्थक बन गए, जिससे इंग्लैंड के सुधारवादियों को अपने आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1830 में विलियम चतुर्थ इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हुआ। वो उदारवादी विचारों का था, जिसके कारण उदारवादियों को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री वेलिंगटन अनुदार प्रवृत्ति का था। वो सुधारों का विरोधी था। 1830 में होने वाले नए चुनाव में विग दल को बहुमत प्राप्त हुआ। इस दल का नेता लॉर्ड ग्रे मध्यम वर्ग के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के तुरंत बाद वो संसदीय सुधारों की ओर आकर्षित हुआ। उसके द्वारा उस उद्देश्य के लिए जो समिति नियुक्त की गई, उसमें लॉर्ड डरहम, जॉन रसेल, स्टेनले और लॉर्ड कैनन आदि प्रसिद्ध व्यक्ति थे। प्रथम सुधार विधेयक। लॉर्ड डरहम व जॉन रसेल ने 1 मार्च 1831 को संसद में प्रथम सुधार बिल प्रस्तुत किया। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्ग को मतदान का अधिकार प्रदान करना था। ट्रेवेलियन ने लिखा है कि इसमें प्रस्तावित सुधारों को देखकर टोरी सदस्य आश्चर्य में पड़ गए थे। ये बिल द्वितीय वाचन में एक मत के अंतर से पारित किया जा सका, किंतु बाद में विशिष्ट समिति ने इसे रद्द कर दिया। लॉर्ड ग्रे ने विधेयक की असफलता के बाद राजा को पार्लियामेंट भंग करने का परामर्श दिया और राजा ने उसके अनुसार आचरण किया। नए चुनाव में सुधारवादियों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और सदन में उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। द्वितीय सुधार विधेयक। प्रथम विधेयक की असफलता के बाद भी जॉन रसेल ने साहस नहीं खोया और 24 जून 1831 को संसद के सम्मुख द्वितीय सुधार विधेयक प्रस्तुत किया। पृष्ठ 172। इस बिल को भी कॉमन्स सभा द्वारा 109 मतों के आधिक्य से पारित किए जाने के बाद लॉर्ड सभा ने द्वितीय वाचन में अस्वीकृत कर दिया। इस बार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र न देकर विरोध की नीति को अपनाया। स्थान स्थान पर विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया। लंदन में भीड़ ने कैलिंगटन के निवास पर आक्रमण किया और ब्रिस्टल में भी उपद्रव हुए। राजा के पास विद्रोह को कुचलने के लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी। गरीबी, भुखमरी और हैजे के प्रकोप से ग्रस्त मजदूरों के भी इस विरोध में सम्मिलित हो जाने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और लोग प्रत्येक दशा में विधेयक को पारित कराए जाने पर जोर देने लगे। लॉर्ड मैकॉले ने इस संबंध में लिखा है, ये स्पष्ट हो गया कि शांति अथवा अशांति, नियमाकुल अथवा नियम विरुद्ध संसदीय सुधार इंग्लैंड के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तृतीय सुधार विधेयक।
जॉन रसेल जनसाधारण के सहयोग और समर्थन से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने 12 दिसंबर 1831 को तीसरा बिल कॉमन सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे 1832 में कॉमन सभा ने और उसके बाद लॉर्ड सभा ने भी पारित कर दिया। किंतु विशिष्ट समिति के सदस्य लॉर्ड ग्रे की इच्छा के विरुद्ध इसमें कुछ संशोधन करने के इच्छुक थे, जो लॉर्ड ग्रे और उसके मंत्रिमंडल को स्वीकार नहीं था। अतः उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नवीन मंत्रिमंडल के गठन हेतु ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को आमंत्रित किया गया, किंतु उसके द्वारा मंत्रिमंडल का गठन न कर पाने पर पुनः ये दायित्व लॉर्ड ग्रे को ही सौंपा गया। लॉर्ड ग्रे ने अपने मंत्रिमंडल के गठन से पूर्व राजा से ये आश्वासन प्राप्त कर लिया था कि बिल को पारित कराने के लिए उसे नए पीयर्स बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। सदन में पुनः विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर जब लॉर्ड सभा ने पहले तो उसमें संशोधनों को करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु जब लॉर्ड ग्रे ने नवीन पीयर्स की नियुक्ति की बात कही, तब उन्होंने इस विधेयक को पारित कर दिया। इस प्रकार 4 जून 1832 को इस विधेयक को अधिनियम का स्वरूप प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के बन जाने से राजा और लॉर्ड सभा दोनों की शक्तियों पर अंकुश लग गया था। मैरियट ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है, सुधार बिल का पारित होना लॉर्ड सभा के मृत्यु के वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान था और स्वयं हस्ताक्षरकर्ता सम्राट ने भी अपनी शक्तियों को क्षीण अनुभव किया। 1832 के सुधार अधिनियम की प्रमुख धाराएं। नंबर 1, 2000 से कम जनसंख्या वाले लगभग 56 निर्वाचन क्षेत्रों को उजाड़ घोषित करके भंग कर दिया गया और 111 सदस्यों की सीटें समाप्त घोषित की गईं। नंबर 2, 4000 से कम जनसंख्या वाले 30 निर्वाचन क्षेत्रों में एक सीट समाप्त कर दी गई। नंबर 3, वेमोथ और मिलकाम्बेरेगिस निर्वाचन क्षेत्रों से भी एक सीट छीन ली गई। नंबर 4, इस प्रकार समाप्त हो गई 143 सीटों को नए तरीके से नए क्षेत्रों में बांटा गया। पुरानी काउंटियों को 65, बड़े नगरों को 44, छोटे नगरों को 21, स्कॉटलैंड को 8 और आयरलैंड को 5 सीटें प्रदान की गई। पृष्ठ 173। नंबर 5, मतदान में विस्तार के लिए बरों में उन मकान मालिकों या किराएदारों को जो 10 पाउंड वार्षिक लगान या किराया देते थे, मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। बरों में प्रचलित पुरातन मतदान संबंधी शर्तों को निरस्त कर दिया गया। नंबर 6, काउंटियों में 2 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले कॉपी होल्डर्स और पट्टेदारों तथा 50 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले किसानों को भी मतदान का अधिकार दिया गया। नंबर 7, मतदान को अधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही दिया गया। सुधार अधिनियम का महत्व। इंग्लैंड के इतिहास में यह आंदोलन सर्वाधिक महत्व का माना जाता है, क्योंकि 1832 के अधिनियम के कारण इंग्लैंड की प्रतिनिधित्व और मतदान करने के अधिकार की प्रणाली में विशिष्ट परिवर्तन हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवेलियन ने इसके संदर्भ में लिखा है, यह अधिनियम आधुनिक मैग्ना कार्टा के समान था। रॉबर्टसन ने भी इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, यह अधिनियम मताधिकार को देने वाला, निर्वाचन प्रणाली को सुधारने वाला और रजिस्ट्रेशन व भ्रष्टाचार को दूर करने वाला था। रैमजे मेयर ने इस संदर्भ में लिखा है, सुधार अधिनियम का वास्तविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने उस अधिकृत हस्तक्षेप एवं पूर्व परंपरावाद को तोड़ दिया जिसके द्वारा अब तक ब्रिटिश संवैधानिक प्रगति संचालित होती रही थी, तथा इसने स्वेच्छाचारी सरकार की जड़ें हिला दी, क्योंकि 1832 के अधिनियम ने इस सिद्धांत की स्थापना की कि राष्ट्रीय इच्छा के सम्मुख कोई भी पूर्व निर्धारित परंपरा टिक नहीं सकती। इसने न केवल कॉमन सभा बल्कि ताज एवं लॉर्ड सभा को भी प्रभावित किया। ताज ने मंत्रिमंडलों के निर्माण को प्रभावित करने की शक्ति खो दी। लॉर्ड सभा ने 1832 में अपनी शक्ति की सीमाओं को स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम द्वारा दोनों ऐतिहासिक राजनीतिक दलों के चरित्र में भी परिवर्तन आया। यद्यपि विग शब्द अब भी प्रयोग में था, परंतु अब ये इन बहुरंगीय सुधारकर्ताओं पर उचित नहीं बैठता था। सच्चाई तो ये है कि ब्रिटिश उदार दल 1832 में ही अस्तित्व में आ गया था। 1832 के अधिनियम के परिणाम। 1, इस अधिनियम के पारित होने से इंग्लैंड में मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और इंग्लैंड की कुल जनसंख्या में प्रत्येक 24 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मतदाता बन गया। 2, राजनीतिक सत्ता भूमिपतियों के स्थान पर मध्यम वर्ग के हाथ में पहुंच गई। काउंटियों में किसान और भूस्वामियों का प्रभाव सत्ता पर बढ़ गया। 3, 1832 के अधिनियम के बन जाने के कारण मध्यम वर्ग के प्रभाव में वृद्धि हुई। इसलिए इंग्लैंड के इतिहास में 1832 से 1855 ईस्वी तक के काल को मध्यम वर्ग के शासन का युग भी कहा जाता था। 4, राजनीति में भूमिपतियों का प्रभाव नगण्य रह गया था, अतः वे मध्यम वर्ग के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हो गए थे। 5, अधिनियम को पारित कराने में उदारवादियों और विग दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए शासन में विग दल का प्रभाव बढ़ गया था। पृष्ठ
174। 6. इस अधिनियम के कारण शासन और सामंतों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। कॉमन्स सभा की शक्तियों में वृद्धि होने के कारण राजा की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। 7. इसी अधिनियम के कारण ही राजनीतिज्ञों ने परिवर्तन के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। इसके कारण ही भावी संसदीय सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और वास्तविक लोक सत्तावाद का प्रारंभ हुआ। 8. इस अधिनियम के कारण न केवल कॉमन्स सभा का महत्व बढ़ा, अपितु उसके संगठन को लोकतांत्रिक स्वरूप भी प्राप्त हुआ। 9. 1832 के अधिनियम के कारण लॉर्ड्स की शक्ति कम हो गई थी और इसलिए लॉर्डों ने इसका विरोध किया। फलतः जनता की दृष्टि में उनका सम्मान अत्यंत कम हो गया था। 10. इस अधिवेशन ने टोरियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया और कई टोरी उदार दृष्टिकोण रखने लगे। व्हिग दलों में भी उदारवादियों के सम्मिलित हो जाने के कारण ये दल उदारवादी पुकारा जाने लगा। 1832 के सुधार अधिनियम की आलोचना। 1832 का सुधार अधिनियम इंग्लैंड की संवैधानिक प्रगति की ओर एक सुदृढ़ प्रयास था। यद्यपि इसके द्वारा जनता का बहुत बड़ा भाग मतदान से वंचित रहा, फिर भी उत्तरी तथा मध्य इंग्लैंड में रहने वाले लोग के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई तथा कॉमन्स सभा को जनप्रतिनिधि सभा का रूप प्राप्त हुआ। अब उच्च वर्ग बिना जनता की इच्छा के राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता था। वस्तुतः जनता और लॉर्ड्स के मध्य होने वाले इस संघर्ष में अंतिम विजय जनता के प्रतिनिधियों को प्राप्त हुई थी। 1832 के सुधार अधिनियम के कारण हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मतांतर बढ़ गया और सदन में उदारवादी दल की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे इंग्लैंड में भावी सुधारों का मार्ग उन्मुख हुआ। लॉर्ड्स सभा की शक्ति क्षीण होने के कारण मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार वुडवर्ड ने लिखा है, फिर भी परिवर्तन वास्तविक था तथा 1832 ईस्वी का अधिनियम आधुनिक अंग्रेजी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु था। J.A.R. मैरियट ने भी लिखा है, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1832 ईस्वी का अधिनियम एक महान राजनीतिक एवं संसदीय उपलब्धि था। 1832 का सुधार अधिनियम श्रमिक वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सका। मध्यम वर्ग में इस अधिनियम के कारण असंतोष बना रहा। अतः दोनों असंतुष्ट वर्गों ने सम्मिलित रूप में चार्टिस्ट आंदोलन का संचालन किया और उसकी असफलता के बाद भी वार्षिक संसद के अतिरिक्त उनकी समस्त मांगे स्वीकार कर ली गईं। वस्तुतः अनेकानेक गुणों के बाद भी सुधार कानून अपने में पूर्ण नहीं था। वो उदार दार्शनिकों को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। मैरियट ने इस संदर्भ में लिखा है, ये सिद्धांत पर आधारित न होकर उपयोगिता पर आधारित था। इसने बाना बुना और टुकड़ों को जोड़ा। इसने अनेक गंभीर बुराइयों को दूर किया, लेकिन समस्याओं को यथावत छोड़ दिया। पृष्ठ 175। इसने जनतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार किए बिना कुलीनता के सिद्धांतों को तोड़ दिया। इसमें प्रतिनिधित्व न संख्या पर आधारित था, न धन पर, न शिक्षा पर, और दार्शनिकों के अनुसार सबसे बुरी बात ये थी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना विचार की जाती है। महारानी विक्टोरिया के शासन में होने वाले श्रम आंदोलन को ही चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः 1815 ईस्वी के बाद किए गए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार उग्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सके। ये उग्रवादी श्रमिक वर्ग के नेता थे। चूंकि इन आर्थिक सुधारों से मजदूरों का कोई हित नहीं हुआ था और मजदूरों एवं पूंजीपतियों के बीच अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा था, अतः उग्रवादियों ने श्रमिक आंदोलनों के द्वारा इंग्लैंड की राजनीतिक सत्ता को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया। इन आंदोलनों का मूल उद्देश्य समाज के आधारभूत सिद्धांतों में आमूलचूल परिवर्तन करना था, ताकि मजदूरों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए रैमजे मेयोर ने लिखा है, इंग्लैंड में 1830 से 1840 ईस्वी के मध्य श्रमिकों के लाभार्थ 2 आंदोलन प्रस्फुटित हुए। इनमें प्रथम आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन था और दूसरा अनाज विधान विरोधी आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन की व्याख्या करते हुए कार्लाइल ने लिखा है, चार्टिज्म एक गंभीर समस्या थी। इसकी जड़ें दूर दूर तक व्याप्त थीं। ये एक तुरंत प्रस्फुटित होने वाली समस्या नहीं थी और न ही इसे आज अथवा कल समाप्त किया जा सकता था। वस्तुतः इस समस्या के मूल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष थे, जो पर्याप्त समय से इंग्लैंड में एकत्रित हो रहे थे और अब अपने चरम बिंदु पर जा पहुंचे थे। चार्टिस्ट आंदोलन के कारण। मजदूरों द्वारा अपने विकास और हित के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन के प्रस्फुटन में निम्नलिखित कारणों व परिस्थितियों का विशेष योगदान था। नंबर 1, औद्योगिक क्रांति।
चार्टिस्ट आंदोलन का सर्वप्रथम कारण औद्योगिक क्रांति था। कल कारखानों की स्थापना ने जहां एक ओर हस्तशिल्पियों को बेरोजगार कर दिया था, वहां दूसरी ओर नव स्थापित औद्योगिक नगरों में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आकर बस गए थे कि उनके रखरखाव, शिक्षा और सफाई आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण धनी वर्ग उत्तरोत्तर धनवान और मजदूर दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे। अतः श्रमिकों ने अपने संगठन बनाकर पूंजीवाद के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बनाया। अतः औद्योगिक क्रांति चार्टिस्ट आंदोलन के प्रस्फुटन के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी। पृष्ठ 176। 2. समाजवाद का प्रचार। पूंजीपतियों और मजदूरों के मध्य संघर्ष के कारण समाजवादी विचारधारा को इंग्लैंड में विकसित होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। रॉबर्ट ओवेन, टॉमस एडवुड तथा फियरगस ओकानेर का इसमें विशेष योगदान था। इन्होंने परिश्रम पर विशेष बल दिया और उत्पादन और मजदूरों के महत्व पर प्रकाश डाला। इन विचारकों के प्रचार कार्य से जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा तथा मजदूर वर्ग उत्पादन में अपनी भूमिका को समझकर सुविधाओं की मांग करने लगा। 3. अन्न विधान। इंग्लैंड की सरकार के निर्धनों के हितों को दृष्टिगत करते हुए अन्न विधान पारित किया था, किंतु इससे मजदूर वर्ग के स्थान पर जमींदारी वर्ग और धनवानों को ही लाभ पहुंचा। उन्होंने अनाज की दरों में मनमानी वृद्धि करके अपार धन अर्जित किया। अनाज के मूल्य में वृद्धि से मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। अतः आर्थिक विषमता के तांडव का अंत चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में हुआ। 4. 1832 का सुधार अधिनियम। अपनी दयनीय स्थिति से असंतुष्ट मजदूरों को 1832 का सुधार अधिनियम भी कोई राहत नहीं पहुंचा सका। इस बिल को पारित कराने में मजदूरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किंतु इससे वास्तविक लाभ केवल मध्यम वर्ग को ही पहुंचा था, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा और निराशा हुई थी। परंतु साथ ही उनके हृदय में एक विश्वास जागृत हुआ था कि यदि मध्यम वर्ग संगठित होकर अपनी मांगे स्वीकार कर सकता है, तब वे भी अवश्य ऐसा कर सकते हैं। 1833 ईस्वी में फसल खराब होने के कारण इंग्लैंड में श्रमिकों और कृषकों की दशा और भी दयनीय हो गई थी। निर्धन विधान सुधार अधिनियम गरीब मजदूरों की दशा सुधारने में असफल सिद्ध हुआ। अतः आंदोलन के लिए परिस्थितियां अत्यंत अनुकूल रूप धारण करती जा रही थी। इस आंदोलन के मुख्य रूप से 2 पहलू थे, 1 औद्योगिक एवं 2 राजनीतिक। औद्योगिक पहलू। इस आंदोलन के औद्योगिक पहलू का नेता रॉबर्ट ओवेन था। उसने 1834 ईस्वी में बृहत्तर राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। वो इस संस्था के माध्यम से मजदूरों को कारखानों में सुविधाएं दिलाना और विभिन्न उद्योगों पर ट्रेड यूनियनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यद्यपि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कई उद्योगों में हड़तालें भी करवाईं, परंतु उसे अपने मंतव्य में सफलता नहीं मिली और उसके द्वारा स्थापित बृहत राष्ट्रीय मजदूर संघ छिन्न भिन्न हो गया। राजनीतिक पहलू। श्रमिक संघ की असफलता के बाद मजदूर वर्ग ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक उपायों का अवलंबन किया। उनकी ये मान्यता बन गई थी कि बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए मजदूर वर्ग अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकेगा। अतः उन्होंने अपनी 6 मांगों के समर्थन हेतु पीपुल्स चार्टर नामक एक लिस्ट तैयार की, जो निम्न प्रकार थी। 1. पार्लियामेंट का वार्षिक निर्वाचन किया जाए। 2. पार्लियामेंट के सदस्यों को वेतन दिया जाए। 3. समान निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। 4. बालिग पुरुषों को मतदान का अधिकार प्राप्त किया जाए। 5. गुप्त मतदान प्रणाली लागू की जाए तथा 6. पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए संपत्ति की योग्यता का अंत किया जाए। पृष्ठ 177। उपर्युक्त मांगों को देखते हुए ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि मजदूरों का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था और 1832 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जिन सुविधाओं से वंचित कर दिए गए थे, उन्हें वे दूसरे ढंग से प्राप्त करना चाहते थे। लीड्स में ओकानेर चार्टिस्टों का नेतृत्व कर रहा था। वो लावेट के विनम्र विचारों से संतुष्ट नहीं था। दूसरा प्रमुख नेता थॉमस एटवुड था, जो मजदूरों की बेकारी को दूर करने के लिए मुद्रा प्रणाली में सुधार करना चाहता था। चार्टिस्ट आंदोलन की प्रगति। 1837 ईस्वी में जॉन रसेल ने 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम को अंतिम निपटारा कहकर जब श्रमिक आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, तब नेताओं ने प्रतिक्रिया स्वरूप स्थान स्थान पर सभाएं की और कुछ स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व उग्रवादियों के हाथों में चला गया। 1839 ईस्वी में चार्टिस्ट नेताओं ने विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए लंदन में एक सभा का आयोजन किया, परंतु इस बैठक के दौरान सदस्यों में मतांतर हो जाने के कारण चार्टिस्ट आंदोलन स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित हो गया।
एक दल का नेता लावेड़ था जो अत्यंत सभ्य और सुसंस्कृत था। वो केवल शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीकों से आंदोलन को संचालित करने के पक्ष में था। उसका दल मॉरल फोर्स चार्टिस्ट पार्टी के नाम से प्रख्यात हुआ। दूसरे दल का नेतृत्व ओकानेर के हाथ में था। इसके समर्थक हिंसात्मक साधनों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। इनकी मान्यता थी कि संसद द्वारा किसी आवेदन पत्र के अस्वीकार किए जाने पर हमें तुरंत सरकार के विरोध में हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए, हड़तालों का आयोजन किया जाए, सड़कों पर व्यवधान लगाए जाएं और जनसाधारण को शस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। ये दल फिजिकल फोर्स चार्टिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था। लंदन के आयोजन की असफलता के कारण बैठक का स्थान बर्मिंघम घोषित कर दिया गया। बर्मिंघम की बैठक में शारीरिक शक्ति को महत्व देने वाले दल को विजयश्री प्राप्त हुई और इस आंदोलन के संचालन का मुख्य दायित्व उन्हीं को सौंप दिया गया। चार्टिस्टों ने एक प्रयास के बाद 1839 ईस्वी में एक प्रार्थना पत्र संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर कई लाख व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करके सुधारों की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया। फलतः न केवल चार्टिस्ट आंदोलन के कर्ताओं की मर्यादा को धक्का लगा, अपितु स्वयं उनके हृदय में भी निराशा का संचार हुआ और वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतित हो गए। फिजिकल फोर्स पार्टी के नेताओं ने विद्रोहात्मक नीति का अवलंबन करते हुए जनसाधारण को सरकार के विरोध में झंडा खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप बर्मिंघम और मंथमशायर में भयंकर विद्रोह हुए। मंथमशायर के खनिज श्रमिकों का विद्रोह तुलनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक भयंकर था। पृष्ठ 178। सरकार ने श्रमिकों के नेता हेनरी विंसेंट को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया और बंदी गृह में उसे निर्मम यातनाएं दी। जैसे ही मजदूरों को सरकार के इस निर्दयतापूर्ण व्यवहार की सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने अपने दूसरे नेता जॉन फ्रोस्ट के नेतृत्व में बंदी गृह पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का मूल उद्देश्य हेनरी विंसेंट को बंदी गृह से मुक्त कराना था। आक्रमणकारी मजदूरों को सैनिकों की एक टुकड़ी का सामना करना पड़ा। इसमें अनेक चार्टिस्ट घायल हो गए और लगभग 30 असमय ही काल के गाल में समा गए। जॉन फ्रॉस्ट को बंदीकरण के बाद देश से निष्कासन का दंड दिया गया। इस घटना के बाद फिजिकल फोर्स पार्टी नष्ट हो गई, परंतु चार्टिस्टों ने अभी पूरी तरह से घुटने नहीं टेके थे। 1840 ईस्वी में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना के बाद दूसरे प्रार्थना पत्र का मसौदा तैयार किया गया। इस पर लगभग 30 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए गए। 1842 ईस्वी में इस प्रार्थना पत्र को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, किंतु संसद ने पहले प्रार्थना पत्र की तरह इसे भी स्वीकृति प्रदान नहीं की। चार्टिस्ट नेताओं ने देशव्यापी हड़ताल कराने का प्रयास किया, किंतु सरकार की दमनकारी क्रूर नीति के कारण उन्हें एक बार फिर घुटने टेकने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनेक चार्टिस्टों को बंदी गृह में डाल दिया गया और कुछ को देश से बाहर निकल जाने का दंड दिया गया। यूरोप के विभिन्न देशों में 1848 ईस्वी को होने वाली क्रांतियों से प्रोत्साहन प्राप्त कर चार्टिस्टों ने एक बार फिर अपने आंदोलनों को ओकानेर के नेतृत्व में गति प्रदान की। इस प्रकार संसद में प्रस्तुत करने के लिए जो प्रार्थना पत्र तैयार किया गया, उस पर 50 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। इसे संसद में ले जाने के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, किंतु सरकार ने जुलूस को अवैधानिक घोषित कर दिया। सभा के शांतिपूर्ण आयोजन के बाद जब जुलूस ने संसद की ओर प्रस्थान किया, तब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने अपनी सैनिक टुकड़ी की सहायता से उसे वेस्टमिनिस्टर पुल के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। केवल विशाल आवेदन पत्र को एक गाड़ी द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया गया तथा संसद की एक समिति ने इसका निरीक्षण करके पाया कि उस पर किए गए हस्ताक्षरों में अनेक जाली हैं। विशेष रूप से रानी और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के हस्ताक्षरों ने ये प्रमाणित कर दिया कि इस पर समस्त हस्ताक्षर सही व्यक्तियों के नहीं हैं। फलतः चार्टिस्टों की अत्यधिक बदनामी हुई और उनका आंदोलन एक मजाक बनकर समाप्त हो गया। आंदोलन की असफलता के कारण इंग्लैंड में चार्टिस्टों द्वारा चलाया गया सुधारवादी आंदोलन पूरी तरह असफल हुआ, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। 1. चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं में परस्पर एकता का अभाव था। ओकानेर अत्यंत स्वार्थी था, अन्य नेताओं से उसका मतभेद था, इसलिए ये लोग सदैव ही जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने से वंचित रहे और इनका आंदोलन असफल हो गया। 2. चार्टिस्ट नेताओं में आंदोलन के संचालन की क्षमता नहीं थी और न ही उन्हें राजनीति का पूरा ज्ञान था, अतः उनकी अक्षमता भी आंदोलन की असफलता का महत्वपूर्ण कारण बनी। 3. चार्टिस्टों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण तरीके के स्थान पर हिंसात्मक पद्धति को अपनाया। शक्ति के द्वारा केवल विजय प्राप्त की जा सकती है, दिल नहीं जीते जा सकते, अतः चार्टिस्टों को जन सहयोग नहीं मिल सका। पृष्ठ
179। 4. सरकार ने चार्टिस्ट आंदोलन को अत्यंत क्रूरता से कुचलने का प्रयास किया। अनेक नेताओं को बंदी गृह में डाल दिया गया और कुछ को देश से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। सरकार की दमनकारी नीति ने चार्टिस्टों के मनोबल को तोड़ दिया और उनकी असफलता का मार्ग उन्मुख किया। 5. श्रमिक संगठनों के न होने के कारण समस्त मजदूर शक्तिशाली ढंग से आंदोलन को चलाने में असफल रहे। स्वार्थी नेतागण अपनी स्वार्थ सिद्धि में अधिक रुचि ले रहे थे और मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर उनका ध्यान न्यूनतम था। 6. चार्टिस्ट आंदोलन के संचालकों में नैतिकता का अभाव था। हस्ताक्षरों की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई फर्जी हस्ताक्षर करवाए, जिसका भंडाफोड़ होने पर उनकी न केवल बदनामी हुई अपितु उनकी संपूर्ण योजना छिन्न भिन्न हो गई। 7. सरकार द्वारा सुधारों का आलंबन किए जाने से केवल मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, अपितु उनका असंतोष भी कम होने लगा। अनाज का मूल्य कम होने और मजदूरों की दर बढ़ जाने से श्रमिकों ने सुख की सांस ली और देश में समृद्ध दिखाई पड़ने लगी। प्रसिद्ध इतिहासकार वुडवर्ड ने मजदूरों की खुशहाल स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, चार्टिस्ट आंदोलन में योग देने वाले श्रमिकों की स्थिति उन्नत थी और ये 1850 से 1870 तक इंग्लैंड में व्याप्त आर्थिक संपन्नता के कारण संभव हो सका। चार्टिस्ट आंदोलन के परिणाम। प्रसिद्ध इतिहासकार मैरियट ने चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव और महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इसने प्रकाश की किरणों द्वारा श्रमिकों की अंधकारपूर्ण स्थिति को प्रकाशित कर दिया और विश्व को ये बता दिया कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हस्तशिल्पियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी और उनके उत्थान के लिए सार्वजनिक प्रयास की आवश्यकता थी। 1848 ईस्वी में जब यह आंदोलन असफल हुआ, उसका कोई तात्कालिक परिणाम नहीं हुआ, किंतु चार्टिस्टों के विचारों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव कालांतर में दिखाई पड़ने लगा। उनके इस आंदोलन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1. चार्टिस्ट आंदोलन श्रमिकों का एक संगठित आंदोलन था। असफलता के बाद भी उसने मजदूरों में परस्पर सहयोग और एकता की भावना का संचार किया और सरकार को बाध्य होकर श्रमिकों के प्रति उदार नीति अपनानी पड़ी तथा अनेकानेक सुधार करने पड़े, जिनमें अनाज कानून की समाप्ति, फैक्ट्री अधिनियम और खान अधिनियम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 2. इस आंदोलन के कारण टोरी सरकार का दृष्टिकोण उदार बन गया तथा कार्लाइल आदि लेखकों ने श्रम के महत्व से जनता को अवगत कराया। 3. इस आंदोलन के द्वारा चार्टिस्टों ने समस्त वर्गों में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मजदूरों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयत्न किया। ट्रेवेलियन ने लिखा है, चार्टरवाद ने अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की दशा को उन्नत किया। पृष्ठ 180। 4. चार्टिस्टों की असफलता के बाद भी उनके प्रयासों के कारण उनकी मांगें लोकप्रिय हो गई थीं। सरकार ने उनकी पूर्ति के लिए कालांतर में कई अधिनियम पारित किए, जिससे श्रमिकों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं। 5. साहित्यिक क्षेत्र में इस आंदोलन ने अंग्रेजी साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। प्रसिद्ध कवि हुड और कवित्री श्रीमती ब्राउनिंग ने अपनी कविताओं में जन असंतोष को व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ लेखकों ने भी अपने लेखों में इस आंदोलन को बल प्रदान किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.S. मिल पर भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसका उल्लेख किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि चार्टिस्ट आंदोलन असफल रहा, किंतु इंग्लैंड के इतिहास में इसका अत्यधिक महत्व था। डिज़राइली ने इस आंदोलन के संबंध में कहा था कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में इसने विशेष योगदान दिया। आंदोलन की असफलता के बाद भी मांगे स्वीकार कर लिया जाना ये सिद्ध करता है कि चार्टिस्टों के प्रयास सफल रहे। मजदूरों को सुविधाएं प्राप्त हुई और सरकार का ध्यान सुधारों की ओर आकर्षित हुआ। इन सुधारों का श्रेय महामना लॉर्ड एशले को है, जिन्हें बाद में लॉर्ड शाफ्टसबरी की उपाधि दी गई और जिनकी लगन ने सरकार तथा पार्लियामेंट को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार इंग्लैंड की सरकार हस्तक्षेप न करने की नीति का परित्याग कर धीरे धीरे समष्टवादी दिशा की ओर बढ़ने लगी। द्वितीय सुधार अधिनियम 1867। प्रथम सुधार अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, किंतु इसने मध्यम वर्गीय इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र को ही प्रभावित किया था। बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग तथा निम्न वर्गों को इस अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ, अतः जनता संसदीय सुधारों की मांग निरंतर करती रही।
चार्टिस्ट आंदोलन इस दिशा में चलाया गया एक सशक्त आंदोलन था जिसके माध्यम से देश के श्रमिकों एवं निम्न वर्ग के व्यक्तियों ने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने तथा संसदीय प्रणाली के दोषों को दूर करने की मांग सरकार से की थी। यद्यपि यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, तथापि उसने सरकार का ध्यान जनसाधारण की समस्याओं की ओर आकर्षित किया तथा जनता में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न की थी। लॉर्ड पाल्मस्टर्न की मृत्यु के कारण इंग्लैंड के आंतरिक क्षेत्र में सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। सन 1867 में प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी ने गृह मंत्री डिज़रायली के सहयोग से एक अधिनियम पारित किया जिसे द्वितीय सुधार अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के विषय में इतिहासकार ट्रेवेलियन ने लिखा है, ये विधेयक डर्बी के तीसरे मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य था। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड की प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा मताधिकार योग्यता के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए थे। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। 1. ग्रामीण क्षेत्र में 12 पाउंड वार्षिक लगान देने वाले किसानों तथा 12 पाउंड वार्षिक भूमि कर देने वाले भूस्वामियों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। 2. नगर क्षेत्र में सभी मकान मालिकों तथा 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वाले किराएदारों को मताधिकार दिया गया। पृष्ठ 181। 3. आयरलैंड में 4 पाउंड वार्षिक कर देने वाले करदाताओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। 4. 11 बारोज को समाप्त करके अन्य निकटतम निर्वाचन क्षेत्रों में विलीन कर दिया गया। 5. हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या पूर्ववत 658 ही रही। इस अधिनियम के फलस्वरूप इंग्लैंड में यथार्थ रूप में प्रजातांत्रिक शासन का प्रारंभ हुआ था। लगभग 10 लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिल जाने से देश की जनसंख्या का 1/12 भाग इससे लाभान्वित हो गया। शासन में पूंजीपतियों व जमींदारों का महत्व कम हो गया तथा राजनीति में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने से प्रचार साधनों के महत्व में वृद्धि हो गई। सभी दलों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे प्रचार साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण करें। हाल तथा एल्बियन ने इस अधिनियम के महत्व के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है। यह अधिनियम 1832 के अधिनियम से अधिक क्रांतिकारी था। इसने मताधिकार क्षेत्र को अधिक विस्तृत करके राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना की थी। इतना होने पर भी यह अधिनियम त्रुटियों से मुक्त नहीं था। यद्यपि मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, तथापि खेतिहर मजदूरों तथा गरीब जनता को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। यही कारण है कि राजनीतिज्ञों ने इस अधिनियम को अंधकार में उछाल बताकर इसकी आलोचना की। निष्कर्ष के रूप में इतिहासकार मैरियट का कथन अधिक उपयुक्त है। उन्होंने लिखा है, यह अधिनियम इंग्लैंड की जनता की राजनीतिक मांगों का अंतिम समाधान सिद्ध नहीं हुआ। भविष्य में पारित होने वाले 1884 से 85 तथा 1911 के अधिनियमों में द्वितीय सुधार अधिनियम के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया था। प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. 1832 के सुधार अधिनियम पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 2. 1832 के सुधार अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए तथा उसके परिणाम बताइए। प्रश्न 3. चार्टिस्ट आंदोलन के कारण या प्रगति का वर्णन कीजिए तथा इसकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 4. 1867 के सुधार अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. सुधार आंदोलन के क्या कारण थे? प्रश्न 2. 1832 के सुधार अधिनियम की प्रमुख धाराएं बताइए। पृष्ठ 182। प्रश्न 3. 1832 के सुधार अधिनियम के 4 परिणाम बताइए। प्रश्न 4. चार्टिस्ट आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5. चार्टिस्ट आंदोलन की असफलता के कारण बताइए। प्रश्न 6. चार्टिस्ट आंदोलन के प्रमुख परिणाम बताइए। प्रश्न 7. 1867 के द्वितीय सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1. इंग्लैंड में पुअर लॉ रिफॉर्म एक्ट कब पारित हुआ था? 1. 1834 ईस्वी में। 2. 1835 ईस्वी में। 3. 1836 ईस्वी में। 4. 1838 ईस्वी में। उत्तर 1. 1834 ईस्वी में। प्रश्न 2. इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन कितने वर्ष चलता रहा? 1. 6 वर्ष। 2. 8 वर्ष। 3. 10 वर्ष। 4. 12 वर्ष। उत्तर 3. 10 वर्ष। प्रश्न 3. 1850 ईस्वी के फैक्ट्री कानून के द्वारा किन का कार्य करना निषेध किया गया था? 1. पुरुषों का। 2. बच्चों का। 3. महिलाओं का। 4. इनमें से किसी का नहीं। उत्तर 2. बच्चों का। प्रश्न 4. 1824 से 26 के कानून के अनुसार मजदूरों को अधिकार मिला था? 1. संघ बनाने का।
2 गिल्ड बनाने का, 3 ट्रेड यूनियन बनाने का, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3 ट्रेड यूनियन बनाने का। प्रश्न 5, 1870 ईस्वी में शिक्षा कानून के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था की थी। 1 पामस्टन ने, 2 ग्लैडस्टोन ने, 3 डिजरेली ने, 4 वेलिंगटन ने। उत्तर 1 पामस्टन ने। पृष्ठ 183।